आइए डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन फॉर जेईई मेन एडवांस। देखिएगा यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन को बेसिक से सीखना होगा, तभी आपको क्वेश्चन लगा पाओगे। अभी जो पेपर चल रहे हैं जेईई मेन के, जो 24 जून से स्टार्ट हुए हैं, उनको भी हम प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो उसके भी क्वेश्चन लेंगे। आज तो बेसिक क्लास है तो बेसिक बताएंगे। चलिए देखेंगे इसको। सीक्वेंस सबसे पहले बात करेंगे। सीक्वेंस क्या है, यानी एक वर्ड है हमारा सीक्वेंस, तो यहाँ पर अनुक्रम इसे हिंदी में कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज सीक्वेंस? एक कोई डेफिनेट रूल से कोई पैटर्न चल रहा है। जैसे देखो इसके जो टर्म हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है। कोई डेफिनेट रूल होना चाहिए, मतलब ये इसको कहेंगे पहले नंबर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसे कॉमा कॉमा करके लिखोगे तो ये किसी डॉट डॉट कर दिए तो पक्का ही किसी पैटर्न से चल रहा है। डॉट डॉट का मतलब आगे वाले टर्म भी बता सकते हैं। कुछ टर्म लिख दिए तो ये ध्यान रखना, किसी भी सीक्वेंस का, प्रोग्रेशन का एक चैप्टर का कंसेप्ट है, किसी भी सीक्वेंस के मिनिमम 3 टर्म तक जो रूल बनेगा फिर वो आगे वही बना रहेगा। इसलिए 3 टर्म तो होने चाहिए। अब उसके बाद और एक्स्ट्रा लिख दिए जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या रूल है? एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ो। देखो 2 के बाद 1 ऐड करोगे 3, 3 के बाद 1 ऐड करोगे 4, 4 के बाद 1 ऐड करोगे 5, 5 के बाद 1 जोड़ोगे 6, यानी एक रूल से आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम क्या नाम देंगे? सीक्वेंस का। एक और एग्जांपल दे रहे हैं। 2 3 ऐड करेंगे 5, 3 ऐड करेंगे 8, 11 और 14। तो इसमें क्या है? इसमें भी एक डेफिनेट रूल लगा हुआ है, एक निश्चित नियम है जिससे उसके पद प्राप्त हो रहे हैं, उसके टर्म मिल रहे हैं। ठीक है बेटा? जैसे एक और एग्जांपल के लिए, ये भी क्या सीक्वेंस है? 2 4 8 16, क्या ये भी सीक्वेंस है? सीक्वेंस है कि नहीं है पहले बताओ? है सीक्वेंस। आप सोच रहे हो कि सर 2 ऐड कर रहे हैं तो ये आपका 2 ऐड करके नहीं मिल रहा है। अरे तो मैंने ये थोड़ा ना कहा कि 2 ही ऐड करना है, किसी डेफिनेट रूल से आपके टर्म मिलने चाहिए, चाहे वो ऐड करके मिले, कोई रूल हो उससे टर्म मिले। तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 4, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 8, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 16। तो इसके क्या रूल है? 2 का मल्टीप्लाई करके टर्म मिल रहे हैं, इसलिए ये हमारा सीक्वेंस है, यानी अनुक्रम है। चलो एक और देख लेते हैं। 1 4 9 16 25 36, ये भी हमारा सीक्वेंस है। सीक्वेंस है कि नहीं? देखो इधर, इसको जरा देखिएगा, क्या ये हमारा सीक्वेंस है? बिल्कुल सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? सर जी कहाँ सीक्वेंस दिख रहा है? 4 का। अरे तुम ये सोचते हो हमेशा कि मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि तुम मल्टीप्लाई करके ही सोचोगे। ठीक है बेटा? ये मत सोचो कि मल्टीप्लाई करके ही, किसी डेफिनेट रूल से हमारे टर्म मिलने चाहिए, एक निश्चित नियम से एक टर्म मिलेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? सीक्वेंस होगा। यहां पर देखो 1 है, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2 का स्क्वायर। देखो एक प्रकार से देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। पैटर्न पकड़ लिया आपने। अब इसके बाद वाला क्या होगा? 49 होगा। कैसे? 7 का स्क्वायर। उसके बाद वाला क्या होगा? 8 स्क्वायर और 64। इसका मतलब एक पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न ये जरूरी नहीं है कि आपका ऐड करके ही आगे बढ़े। कोई भी पैटर्न चल रहा हो तो वो आपका पैटर्न जो है चलना चाहिए। ये बेटा फर्स्ट नंबर पे लिखा है, इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, पहला पद कहा जाएगा। ये सेकंड टर्म पे है तो इसलिए इसको दूसरा पद कहेंगे या सेकंड टर्म कहेंगे। ये हमारा तीसरा टर्म है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है? देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देख लो बेटा एक बार। मैंने क्या कहा? सीक्वेंस बताई, पहली हेडिंग डाली सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस यानी अनुक्रम हिंदी में कहा जाता है। क्या है? एक रूल से, एक डेफिनेट रूल, एक निश्चित नियम, जो सारे पद उसी नियम से प्राप्त हो रहे। देखो इसमें क्या किया? एक एक जोड़ जोड़ के पद मिलते जा रहे हैं। इसके बाद वाला क्या होगा ये भी आप बता सकते हो साथ। इसमें भी देखो 3-3 जोड़ के मिल रहे हैं। तो ये नहीं कि जोड़ के मिलना ही सीक्वेंस होता है, नहीं, किसी डेफिनेट रूल से टर्म मिलना, वो रूल फिर हर टर्म उसी रूल से मिलेगा। ये देखिए फर्स्ट टर्म है 2, 2 का मल्टीप्लाई के 4 था, तो ये क्या है? रूल क्या लगा हुआ है यहाँ पर? 2 का मल्टीप्लाई करके। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें टर्म कैसे मिल रहे हैं? 1 का स्क्वायर
4 कैसे मिल रहा है 2 का स्क्वायर, 9 कैसे मिल रहा है 3 का स्क्वायर। इसका मतलब पता चल गया रूल क्या है, कोई भी टर्म पूछ रहे हो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, सीक्वेंस के। अब यहाँ पर बात आती है कि सीक्वेंस का रूल क्या होता है, nth टर्म। क्या कहेंगे, nth टर्म, Tn जिसे हम नाम देते हैं nth टर्म, nवां पद हिंदी में कहा जा सकता है। जैसे ये हमारा T2 दूसरा पद हो गया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई सीक्वेंस है 2, 3 ऐड करोगे 5, 3 ऐड करोगे 8, 3 ऐड करोगे 11, 3 ऐड करोगे 14। तो ये हमारा क्या है बेटा, T2 सेकेंड टर्म है। ये हमारा क्या है, T3 थर्ड टर्म है। ये हमारा क्या है, T4 वो हमारा फोर्थ टर्म है। वैसे Tn इसे हम कहेंगे nth टर्म। तो किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए उसका रूल nth टर्म होता है। अगर हम आपको nth टर्म दे दें बेटा तो आप उस सीक्वेंस को बना सकते हो। कैसे, एग्जाम्पल के लिए कैसे ज़रा देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट करते रहिएगा। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता चलती है। शुरुआत में ऐसा लगता है मेरे दिमाग में कुछ सब कुछ आ ही है समझ, लेकिन ये सब चीज़ें अगर आप नोट कर लेते हैं तो तुरंत माइंड में समझ में आ जाता है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज़ ए रूल, एक नियम जिससे हर पद प्राप्त हो, वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, Tn हमारा nth टर्म होगा, Tn हमारा बेटा nth टर्म होगा। ठीक है, अभी देखो आज वाली क्लास में हम पूरा बेसिक फंडामेंटल जितना भी हो सकता है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये सोच रहे हैं कि तुमने इस जीवन में कभी प्रोग्रेशन को नहीं पढ़ा और ज़ीरो से शुरुआत करेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ब्लैंक पेपर बनाना होगा, माइंड को क्या करना है, जैसे एक वाइट पेज होता है ब्लैंक, उसमें M भी लिख दोगे ब्लैक पेन से, पूरा क्लियर दिखेगा। अब इस वाइट बोर्ड में हम कुछ लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले से जब लिखा हुआ है तो बस यही माइंड है। आप इसलिए आप ये सोचिए कि हमने बिल्कुल शुरुआत करनी है, दोबारा से टच बन जाएगा बस। चलो अब आगे देखेंगे। तो मान लीजिए मैंने कहा, मैंने एक क्वेश्चन दिया, देखिएगा बेसिक से क्वेश्चन दे दिया। मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, ज़रा समझिएगा। और मैं बता रहा हूँ कल वाली क्लास से आपको जी-मीन के जो क्वेश्चन आए हैं 2022 में, जो 24 जून से स्टार्ट हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, उसको भी एक्स्ट्रा क्लास में देखेंगे और या यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, हीरो ऑफ मैथ्स जी नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखेंगे, लिखेंगे इफ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज n डिवाइड में 2n+1 देन फाइंड द सीक्वेंस। तो उस अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम भी हो तो भी परेशान न होना, हम दोनों भाषाओं में आपको समझाएंगे। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद इतना है तो उस अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद इतना है तो फाइंड द सीक्वेंस, यानी उस अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, देखो कैसे आएगा, ज़रा सीखिए। अगर हमें उस सीक्वेंस का nवां पद दिया है तो यानी हमारे पास Tn है, और अभी डिटेल में कर लेते हैं, बाद में डायरेक्ट कर लेंगे। तो हमें उस सीक्वेंस को बताना है तो हमें बस शुरुआत के 3 टर्म निकालने हैं। फर्स्ट टर्म T1 यानी 1 डिवाइड में 2 × 1 प्लस का 1। तो यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा 1/3 होगा। कैसे बेटा, 2 का 1 में गुणा करोगे 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होगा। अब अगर हम बात करेंगे सेकंड टर्म हमारा बेटा क्या होगा, n की जगह 2 रख दोगे, 2/2 × 2 प्लस का 1। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड टर्म होगा 2/2 दूनी 4 और 1 5, 2/5। हमारा जो थर्ड टर्म होगा T3 वो क्या होगा बेटा, 3/2 × 3 प्लस का 1। तो ये हमारा जो थर्ड टर्म होगा बेटा वो कितना होगा, 3/6 और 1 7, 3/7 ये हमारा। और अब लिखेंगे द सीक्वेंस इज, तो अनुक्रम जो होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, अनुक्रम जो होगा वो क्या होगा 1/3, 2/5, 3/7 बस डॉट। ये हमारा आंसर।
इस तरीके से हम सीक्वेंस को निकाल लेंगे। तो अनुक्रम, ये देखो हर टर्म अब इस रूल से मिलेगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी टर्म निकालना है आप n की वैल्यू रख दीजिए, वो टर्म आपके सामने तैयार है। ठीक है, तो अब ऐसे करना है। और अब हम एक काम करेंगे, ऐसे डिटेल में भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। देखो बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और सब्जेक्टिव तो करना नहीं है, केवल ऑप्शन आपको टिक लगाना है। तो सिंपल है, आप ऐसे ही देख लिया करो। देखो 1 रखोगे, 1 बेटा फील करो, 1 रखेंगे, 2 1 3, 2 रखोगे 2, 2 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 रखो, 3 बटे 2 3 6 और 1 7, बस डॉट, इस तरह से आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको करना है। जल्दी से नोट करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद n बटे 2n+1 है तो उस अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। फाइंड द सीक्वेंस, तो अनुक्रम ज्ञात करना है और nवां पद आपको दिया है n/2n+1, तो आपको सीक्वेंस को बताना है। तो आप n = 1 रखेंगे, आपका पहला टर्म निकल आएगा। n = 2 रखोगे, आपका दूसरा टर्म निकल के आ जाएगा। n = 3 रखोगे तो आपका तीसरा टर्म निकल के आ जाएगा। तो बेटा ये याद रखेंगे, किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए हमारा जो है 1 2 3 4 इस तरीके से रखते चले जाएंगे। बस 3 टर्म रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट लिख लोगे ना, आप डायरेक्ट लिख लोगे बेटा। सीक्वेंस को ऐसे डिटेल में तो नहीं करोगे अब, लेकिन फील हो गया ना, डिटेल में समझ में आ गया क्या पिक्चर है, कैसे आएगा। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता तो मैं बाउंस होता, लेकिन मैंने अब समझाया पूरा डिटेल में और मैंने आपको कहा क्या ज़रूरत है ऐसे रखने की, आप वहीं पर रख के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम यहाँ पर करते हैं। डायरेक्ट करना, क्वेश्चन लिखेंगे, इफ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस n² + 1 देन फाइंड द सीक्वेंस। बोलो, आंसर बता सकते हो, तुरंत आंसर बता सकते हो बेटा, तुरंत आप आंसर बता सकते हैं, मुझे इसका जवाब दीजिए। आंसर क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा? द सीक्वेंस इज, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना, बोलो क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 में 1 ऐड करोगे 5, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, लो आ गया आंसर। ये हमारा आंसर, ये सीक्वेंस मिल गया। इस तरीके से हम सीक्वेंस को बनाते हैं। तो कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सीक्वेंस क्या है सर? सीक्वेंस एक रूल है, एक नियम है जिससे हमारे उसके टर्म मिल जाए। कैसे लिखते हैं? कॉमा कॉमा करके लिखते चले जाते हैं और वो हर टर्म उसका उसी रूल से आएगा। वो रूल हमारा nth टर्म होगा। ठीक है, n वहाँ पर आगे। अब आप बात करते हैं, देखिएगा यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया है, यहाँ तक अगर हमने डिस्कस किया है, अब हम आपको अरिथमेटिकल, अभी क्वेश्चन बहुत सारे इसमें बताने हैं, लेकिन पहले बेसिक फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद ही आगे बात कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा फंडामेंटल बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे लिखेंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। सीक्वेंस अलग अलग टाइप के हैं, एक एपी हो गया, एक जीपी हो गया। देखो सीक्वेंस का जो पहला एग्जांपल दिया था उसमें क्या हो रहा था, टर्म ऐड करके मिल रहे थे, उस टाइप के सीक्वेंस को नाम देते हैं एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। और जिसमें क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे थे, 2 2 2, उसको कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल। अभी ये थोड़ा सा जो है 29 तारीख को, आज 29 है ना, तो आज एनटीए अपना पेपर रिलीज़ करेगा उसका, जेईई मेन का। तो उसके कल परसों में हम आपको सीट देंगे जिसमें जेईई मेन 2022 के सारे क्वेश्चन होंगे प्रोग्रेशन के, जितने भी आए हैं, कोई टफ नहीं है, सब इतना हलवा बना देंगे, मज़ा आ जाएगा। बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। मतलब कल या परसों में हम आपको एक सीट देंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रोग्रेशन के होंगे, लेकिन वो सारे के सारे जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उसके सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए इधर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है। देखो बेटा, इस टाइप का सीक्वेंस, अब देखो सीक्वेंस वर्ड लिया है, एक सीक्वेंस वर्ड लेने मतलब कोई रूल चल रहा होगा, उसकी टर्म मिलने के लिए कोई रूल चल रहा होगा। जैसे ये है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है पहले बताओ? एक डेफिनेट
नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं, एक निश्चित संख्या को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, उस को ही हम नाम देंगे एपी। अब हम एपी बोला करेंगे, पूरा इतना लंबा नाम नहीं लेंगे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, बस ये समझ लेंगे कि क्या एक डेफिनेट नंबर, एक निश्चित संख्या को जोड़कर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उस सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं, एपी कहेंगे। ठीक है, एक निश्चित संख्या 2 है तो 2 चेंज नहीं होना, तो अब 2 जोड़ के ही आगे बढ़ना है। अच्छा, इसके बाद वाला क्या होगा, 12 के बाद वाला 14। तो कैसे बता रहे हो, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो 2 जोड़ के ही आगे बढ़ो, मतलब ये नहीं 2 ही जोड़ना है, जो भी जोड़ो एक फिक्स हो, निश्चित संख्या, डेफिनेट नंबर। ठीक है, और देखेंगे जैसे मैंने कहा 1 4 3 ऐड किया 7 10 13, देखो 3 जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, 3 4 और 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13। तो एक निश्चित संख्या को जोड़कर अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ते हैं, तो उस सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं, एपी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एपी कहेंगे। बहुत बढ़िया, चलो और आगे बढ़ेंगे। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18 ... एक डेफिनेट नंबर, एक निश्चित संख्या को जोड़कर आगे बढ़ते हैं, उसी को हम क्या नाम देंगे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नाम देंगे। क्या कहेंगे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। जिस डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ते हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, चलो वो तो अभी बताएंगे। 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 4 18। तो यहाँ पर क्या है, एक निश्चित संख्या 4 4 जोड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस टाइप की जो सीरीज़ है, इस टाइप का जो सीक्वेंस है, उसको हम नाम देंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। नोट कर लीजिए बेटा, ये सारे एग्जाम्पल हैं, थोड़ा समझना है। जिस नंबर को ऐड कर रहे हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी -2 जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, 5 5 5 5, ये भी आपका एपी है। इसमें आप 0 जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, इसके सारे टर्म कांस्टेंट होंगे, मतलब आपके सारे टर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्लियर। एक डेफिनेट नंबर, एक निश्चित संख्या को जोड़कर आगे बढ़ते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एपी नाम देते हैं। और जिस डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं उसे हम सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ना बात। क्या कहा, एक डेफिनेट नंबर को, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। और आपके माइंड में बहुत गजब तरीके से फील हो जाना चाहिए कि एपी क्या है, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा उसे हम क्या नाम देंगे, एपी कहेंगे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो। और जिस निश्चित संख्या को जोड़कर आगे बढ़ते हैं उसे हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, और डी से डिनोट करते हैं बेटा। कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा, उसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले का कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 2 का है। दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है। और तीसरे वाले का कॉमन डिफरेंस कितने का, 5 का है। जिस डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 4 का है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -2 का है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है बेटा। जिस निश्चित संख्या को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं उस निश्चित संख्या को कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं, सार्व अंतर कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा 2 डेफिनेशन है एपी की। एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि एक निश्चित संख्या, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं, उसे हम एपी नाम देंगे। सेकंड डेफिनेशन क्या है, जरा सीखेंगे। सेकंड डेफिनेशन वही है कि कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म लीजिए, उनका डिफरेंस सेम आना चाहिए। कोई भी 2 कर्मागत पद लीजिए, उनका अंतर समान आना चाहिए। इसमें इसको घटाने पर अगर 2 आ रहा है तो इसमें इसको घटाने पर भी 2 आएगा, इसमें इसको घटाने पर भी 2 आएगा। और वो तो आएगा ही यार, जब तुम 2 जितना जोड़ रहे हो उतना ही तो अंतर आएगा। भाई ये बताइए, 10 में मैंने कहा 7 जोड़ो कितना होगा, 17। तो भैया अंतर कितना होगा, इसमें 7 ही तो होगा जितना जोड़ोगे। तो बार बार आप 2 जोड़ रहे हो तो अंतर हमेशा 2 ही तो आएगा, तो डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस की एक गलत धारणा क्या होती है बच्चों के मन में, गलत धारणा का मतलब मिसकॉन्सेप्शन। कुछ बच्चे कहते हैं कॉमन डिफरेंस होता है कोई भी 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस। गलत है, गलत है ये लाइन।
अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूंगा तो 6 माइनस 8 भी तो किया जा सकता है। कॉन्जुगेटिव मतलब होता क्रमागत, तो इनमें दोनों को माइनस करोगे तो किस तरीके से, अगर 8 माइनस 6 करोगे, अगर आप 8 माइनस 6 करोगे बेटा तो 2 आएगा, और अगर आप 6 माइनस 8 करोगे तो -2, तो अलग अलग आ रहा है ना। तो सार्वंतर कौन सा होता है? कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि कोई आप दो कॉन्जुगेटिव टर्म को माइनस कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन होती है एनी टर्म, कोई भी टर्म ले लीजिए माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म, यानी कोई भी टर्म लेंगे और उससे ठीक पहले वाला पद माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस है। हाँ, अगर डिफरेंस सेम की बात कर रहे हैं तो उसका एक पैटर्न फॉलो करो, 4 माइनस 2 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 8 माइनस 6 2 आएगा। अगर 2 माइनस 4 -2 आएगा, 4 माइनस 6 -2 आएगा। तो एक पैटर्न चलिए, चाहे ये माइनस ये करिए तो हर जगह फिर ये माइनस ये करिए, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव तो वो सेम रहेगा। ये माइनस ये करोगे तो फिर हर कॉन्जुगेटिव टर्म में आपको पहले वाले टर्म में बाद वाले को माइनस करना पड़ेगा, और डिफरेंस आपका सेम रहता है। बार बार आप 5 जोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं, 5 जोड़ा है 8, तो इसमें इसको घटाने पर 5 बनेगा। 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 में 8 घटाओगे 5, तो कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। दो परिभाषाएं हो गई, दो डेफिनेशन हो गई एपी की। पहली डेफिनेशन, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ना है, और दूसरा कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा, उसे हम एपी नाम देंगे। बात वही है बेटा। देखो होता क्या है, हमने जो बोला है कि एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ना, या कहा दो कंजुगेटिव टर्म के बीच में डिफरेंस, तो बात वही है, भले अलग अलग लग रही है आपको, लेकिन मतलब उसका एक ही आ रहा है। भाई जैसे मान लीजिए मार्कर है 20 रुपए का आता है एक। अगर मैं इस दुकान किसी दुकान में जाता हूँ जिसमें सबको मालूम है रेट मार्कर का 20 रुपये, अगर किसी दुकान में मैं गया, मैंने कहा मुझे 2 मार्कर दे दीजिए, पहले दिन कहा, मैंने कहा मुझे 2 मार्कर दे दिए, तो मैंने उनको 40 रुपये पे किया। 10 दिन बाद फिर से उस दुकान में गए, मैंने कहा मुझे 40 रुपये की वाइट बोर्ड मार्कर दे दीजिए, तो बात वही है ना। यानी आप कहो 2 मार्कर दे दीजिए वाइट बोर्ड मार्कर, या ये कहिए 40 रुपये के वाइट बोर्ड मार्कर दे, बात वही। तो वही चीज़ है, चाहे आप ये कहो एक डेफिनेट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं, या चाहे ये कहो कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा, तो ये हमारी एपी की डेफिनेशन है। तो ये अब इस पर हम कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेना चाहते हैं। अच्छा, इसमें इसको घटाने पर कितना आ रहा है? इसमें इसको घटाने पर कितना आएगा? इसमें इसको माइनस किया करो। अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो -2 लिख देना। तो 4 में 2 घटाओगे 2, अच्छा 6 में 2 घटाओगे कितना होगा? तो इन्हीं दोनों का जोड़ होगा वो। देखो 6 में 2 घटाओगे 4, तो इन दोनों को जोड़ दो 4 है। इन दोनों के बीच में घटाने पे कितना आएगा? 8 में 2 गया, अगर इन तीनों को जोड़ दो तो देखो उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल मजा आ जाएगा। लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, केवल इतनी थ्योरी पर हम कुछ क्वेश्चन लेना चाहते हैं। लिखिए बेटा, चेक कर दो, यहाँ पे चेक कर दो।
-10, 8 और -9। अब डी हमने अभी छोड़ा हुआ है, आप इसको लगा के कोशिश करें क्या होगा इसका आंसर। चलो देखो क्या किया। देखो बहुत बच्चे क्या होते हैं बेटा, देखो कई सारे बच्चे इस सवाल को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। भाई यहाँ पर आपने एलसीएम लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार कैसे होगा। देखो जरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, समझिएगा, मजा आ जाएगी। अगर ये एपी है, अगर ये मुहर लगी है एपी की, तो इतना कंफर्म है कि डिफरेंस जो रहेगा वो सेम। मान लीजिए कॉमन डिफरेंस अगर डी कहा तो ये भी डी रहेगा, ये भी आपका डी रहेगा और ये भी आपका डी रहेगा। और डी क्या होगा, Q माइनस पी, R माइनस क्यू, S माइनस आर। लेकिन अगर P माइनस क्यू की बात करेंगे तो D नहीं होगा, माइनस डी होगा। ठीक, चलो तो यहाँ पर बहुत इजी है, R माइनस पी, R में P को माइनस करना है तो इनके बीच में अंतर कितने का है, D और D 2D। डिवाइड में Q माइनस पी कितना लिखोगे, D। देखो कितना कमाल हो गया। और R माइनस एस कितना है, इसमें इसको माइनस किया है तो माइनस का D होगा। डिवाइड में Q माइनस पी किया है, Q माइनस पी तो D होगा। और प्लस 6 टाइम्स S माइनस पी, S माइनस पी का मतलब है D D D, 3D हो गया। और डिवाइड में R माइनस पी का मतलब इसमें माइनस करो यानी 2D हो गया। तो D से D कैंसिल, D से D कैंसिल, D से D कैंसिल, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर होगा 2 और ये होगा माइनस का 3 और यहाँ पर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 9, 9 में या इधर ऐड करोगे तो -1 जब 9 में ऐड करोगे तो 8, यानी हमारा आंसर क्या होगा 8। आप देख सकते हो कितना कमाल का क्वेश्चन, क्या मुश्किल सवाल था, नहीं था। लेकिन इसलिए मुश्किल लग रहा था क्योंकि कभी आपने इस टाइप का सवाल जीवन में नहीं किया। आपको मालूम है, आप नॉर्मली सोच रहे हो यार एलसीएम ले लूँ, अरे तो ये चीज़ जो लिखी है अब आपको फील हो रहा है यार इसी के तो 2 टर्म माइनस हो रहे हैं, इसी के तो 2 टर्म माइनस हो रहे हैं। और जब इसमें इसको माइनस कर रहे हो तो आपका 2D लिखोगे, इसमें इसको माइनस कर रहे हो तो D लिखोगे, इसमें इसको माइनस करोगे तो 3D लिखो, लेकिन इसमें इसको माइनस करोगे तो -3D लिखोगे। आया बेटा समझ में? अब कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ गया है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन दीजिए, हमें परेशान कीजिए, लेकिन आप परेशान नहीं हो पाए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। देखा जाए तो बहुत गजब का क्वेश्चन है बेटा, टफ सवाल है, केवल ये थ्योरी को क्लियर करना चाह रहा है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की कितनी आपको थ्योरी बेसिक अच्छी है। चलो लिखेंगे क्वेश्चन, एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर मान लो A B C D कर दें तो कॉमन डिफरेंस कुछ और नंबर कह देना, K मान लेना कॉमन डिफरेंस, जरूरी तो ना D मानोगे, D फिर क्यों मानोगे भाई। लिखिए क्वेश्चन, small a, b, c, d are in AP, then find the value of C minus A 2 times upon B minus A plus 3 times A minus B upon C minus D plus 2 times D minus A डिवाइड में आपका C minus A। बताइए भाई, अब तो बच्चों वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब सर जी मैं निकाल लूँगा, बहुत आराम से निकालो यार, कुछ नहीं, घबराना नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो, समझ सकते हो। प्रोग्रेशन का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे होगा जरा देखेंगे।
इस क्वेश्चन में ज़रा समझिएगा सॉल्यूशन। इसमें क्या करना है ज़रा समझिएगा, c माइनस ए, इसमें इसको माइनस करने पर k आ रहा है, इसमें भी इसको माइनस करने पर k आएगा, इसमें इसको माइनस करने पर भी k आएगा। तो c माइनस ए हमारा क्या होगा बेटा, c माइनस ए हमारा होगा 2k डिवाइड में b माइनस ए हमारा होगा k प्लस a माइनस बी हमारा होगा माइनस का k डिवाइड में c माइनस डी हमारा होगा माइनस का k प्लस 2 टाइम्स d माइनस ए होगा 3k डिवाइड में c माइनस ए होगा 2k। और यहाँ से बड़ा मज़ा आ रहा है, k से k कैंसिल हो गया, माइनस k से k कैंसिल, k से k माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस का 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3, 4 और 3 7 और 3 10। बताओ कितना इजी है कि नहीं। ये समझ लिए। अब थोड़ा सा हम ये आपको जो बताएंगे कल वाली क्लास में तो आप बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि जो आपको जानकारी दे रहे हैं ये उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, और इसका आप आकलन तभी कर पाओगे जब आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। बेटा जेईई मेन जे एडवांस को समझना भी एक बहुत बड़ा कह सकते हो, ये कहा जाता है कि जेईई मेन जे एडवांस का इंडिया में पेपर सबसे टफेस्ट माना जाता है, और उसका एक सवाल भी समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। अगर समझ सकते हो इसका मतलब आप ये कार्य कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, एपी की डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे पोजीशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। पोजीशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, जरा देखेंगे एपी में पदों की स्थिति, हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एपी में पदों की स्थिति, अगर हिंदी मीडियम है आपका तो हिंदी में भी लिख लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एपी में पदों की स्थिति, ठीक है, पोजीशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। देखिए बेटा कोई एपी है, 2 का 3 ऐड करोगे फिर 8 11 14, तो ये क्या होगा, एक डेफिनिट नंबर को ऐड करके आगे बढ़ो। कितना ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं, 3 ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 ऐड करते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि अगर मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, सीक्वेंस में भी बताया था फर्स्ट टर्म मतलब जिससे शुरुआत हो उसे स्मॉल ए से भी दिखाते हैं, T1 कहा जाता है, यानी T1 का मतलब पहला पद उससे शुरुआत हो रही है, 2 होगा बेटा। अगर बात करेंगे सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म का मतलब है दूसरा पद T2, यानी जो दूसरे नंबर पर है उसी को कहा जाएगा दूसरा पद, वो हमारा होगा 5। थर्ड टर्म का मतलब हुआ बेटा तीसरा पद, जो तीसरे नंबर पर है उसी को हम कहेंगे तीसरा पद, T3। फोर्थ टर्म का मतलब है जो चौथे नंबर पर है उसी को हम कहेंगे फोर्थ टर्म, T4, यानी क्या होगा 11। अब अगर हम ना लिखें तो T5 मतलब हम खुद समझ रहे हैं फिफ्थ टर्म, 14। अगर मैंने कहा मुझे सेवन्थ टर्म बताओ, आप कहोगे सर आपने तो 5 टर्म तक लिखे, कोई बात नहीं, पैटर्न तो मालूम है, 3 ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हो, 14 में 3 जोड़ोगे 17 में 3 जोड़ोगे 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 20 हो जाएगा बेटा। आपने कभी अगर पढ़ा है 11th में तो दिमाग से हटा दीजिए और ये मत जानिए कि हम जानते हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो समझिए, आ जाएगा। 7th टर्म की बात कर रहे हैं तो आपने 20 कहा। अगर और दूर वाले टर्म को बात करेंगे, जैसे मैंने कहा इसका 19th टर्म क्या होगा, सर जी निकालूंगा, बिल्कुल सही बात है, 19th नंबर पे चले जाओगे, आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका 405th टर्म बोलूँगा या 632th टर्म बोलेंगे या 10,344 10,344वां पद, बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा बेटा। 405वां पद बहुत दूर हो जाएगा।
आपका 632वां पद वो भी बहुत दूर हो जाएगा। चौथा, पाँचवा, ये तो बहुत करीब इनको बताया जा सकता है। एक बार इसको भी हिम्मत कर सकते हैं, 19वां पद 19वें नंबर पे जाएंगे, उसको बता सकते हैं। लेकिन ये वाला पद क्या है बेला, ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए पैटर्न समझते हैं। सर जी वो लगा दीजिए TN = वो फिर हटा दीजिए दिमाग से। इसका मतलब आप अपने आप को जीरो नहीं समझ रहे, आप अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, ठीक है, तभी यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी डेफिनेट नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो हमारी AP है, ठीक है। ये वाले टर्म तो निकल जाएगा, ये बहुत दूर वाले टर्म है। तो आइए अब हम समझते हैं कैसे हम इन दूर वाले टर्म को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसी भी AP को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो मेरा फर्स्ट टर्म और दूसरा हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब फील करो कैसे बनाते हैं। देखो 1 लिखा, अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे 2, 3 ऐड करोगे 5, 2 ऐड करोगे 5, फिर 2 ऐड करोगे 7, 2 ऐड करोगे 9। तो इस तरीके से हमारा AP बनेगी। फर्स्ट टर्म मैंने कहा 2 है, कॉमन डिफरेंस हमने कहा 5 है, तो AP क्या होगी बेटा, मुझे बताइए AP क्या होगी। बहुत आसान है, AP हमारी होगी 2, 5 ऐड करोगे 7, 2 5 ऐड करोगे 12, 5 ऐड करोगे 17, ये हमारी AP है। फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है। फर्स्ट टर्म का मतलब उससे शुरुआत होगी और कॉमन डिफरेंस का मतलब उसको ऐड करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। 3 ऐड करोगे 6, 3 ऐड करोगे 9, 3 ऐड करोगे 12, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो AP हमारी क्या है, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करना है। तो जिससे शुरुआत हो रही है वो A है, जिसको ऐड करना है 3 ऐड करो, फिर 3 ऐड करो, बार बार आपको कॉमन डिफरेंस ही ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लेट कर लिया, कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म बेटा स्मॉल a है और कॉमन डिफरेंस हमारा स्मॉल d है। तो AP क्या होगी बताओ, A अगर फर्स्ट टर्म है तो अगला टर्म क्या होगा, D ऐड करो जरा, A + D होगा कि नहीं होगा। फिर इसके बाद वाला क्या होगा, तो इसके बाद वाला कैसे आएगा बेटा, इसमें D ऐड करना पड़ेगा और D में D को ऐड करोगे तो ये हमारा 2D हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला क्या होगा, इसमें फिर से D ऐड करोगे तो 2D में D ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3D हो जाएगा, A + 3D हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला क्या होगा, फिर से इसमें D ऐड करोगे तो A + 4D हो जाएगा। उसके बाद वाला 4D हो गया, फिर उसमें D ऐड करोगे तो A + 5D, फिर D ऐड करोगे A + 6D, इसी तरह से डॉट डॉट चलता चला जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके पैटर्न को बात करूंगा तो थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या है बेटा, A + 2D है। फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या है, A + 3D है। अगर फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो हमारा A + 4D है। अगर सिक्स टर्म की बात करेंगे तो A + 5D है। सेवन्थ टर्म की बात करेंगे तो हमारा A + 6D है। देखो सेवन्थ टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसका एक पैटर्न समझो बेटा, इसका जरा पैटर्न समझिए। जब हमने थर्ड टर्म कहा तो A तो लिखा ही है, +3 से जस्ट पहले कौन आता है, 2 × में D लिखना है। फोर्थ टर्म बोल रहा है तो A प्लस और 4 से जस्ट पहले कौन सा नंबर, 3 × D, 4 से पहले वाला नंबर, यानी 1 कम करोगे। 1 क्यों कम करें, हम तो जानते हैं 4 से पहले वाला, तो डायरेक्ट लिखो ना 3D। फिफ्थ टर्म क्या होगा, A प्लस और 4D लिखना है। 5 में 1 कम करने की जरूरत नहीं, 5 से पहले जानते हो आप। सिक्स टर्म A + 5D। अच्छा, इसका 19th टर्म क्या होगा बोलो, A + 18D। 25th टर्म A + 24D। 86th टर्म A + 85D। अब आपका दिल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसका मतलब इसका nth टर्म, n की वैल्यू नहीं मालूम है तो क्या होगा, A + n-। अब ये कह सकते हो आपका जो फॉर्मूला है उसको भूल जाइए, ये आदत अपने आप अंदर बना दीजिए। हुआ फॉर्मूले से, लेकिन फॉर्मूले दिमाग में नहीं है, अब आपने उसको फील किया है। सर जी अब मैं इसको निकाल सकता हूँ। इस AP का अगर 405th टर्म बोला जा रहा है, आराम से बता सकते हो। जैसे 19th टर्म क्या होगा, A प्लस क्या होगा बेटा, 18D। फर्स्ट टर्म कितना है, 2, और 18D कितना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 18 3 54 और 2 56। आप देख सकते हैं 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29, 29 और 3 32, 32 और 3 35, 35 और 3 38, 3 41, 3 44, 3 47, 3 50, 3 53, 3 56। आप देख सकते हैं 19वां पद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं।
अच्छा बताइए, अगर मैंने कहा 40 फिफ्थ टर्म क्या होगा? बहुत आराम से आ जाएगा। 40 फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटा? a प्लस 404 इंटू डी, ये होगा बेटा। अब a और d की वैल्यू रख दोगे, आपका 40 फिफ्थ टर्म है। बस देखते रहिएगा, देखते रहिए, बहुत आराम से देखते रहिए, आपको हर चीज़ समझ में आए। मिटा दे रहे इसको, नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, इधर वाला नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए। बेटा आपको बता रहे हैं, आप बहुत सारा बच्चा ये सोचता है, जब पढ़ता है हमसे, सोचता है अरे यार ये तो वही चीज़ें बता रहे हैं। मैंने क्या कहा? बच्चा ये कहता है ये तो वही चीज़ें बता रहे हैं। अरे बेटा हम वो चीज़ें बता रहे हैं, हम उसको सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बेसिक चीज़ों को ही आप हाई फाई चीज़ों तक पहुँचते हैं। आप आगे की क्लास भी देखिएगा, आपको किस लेवल के बताएंगे, जे एडवांस 2015, जे एडवांस 2022, ऐसे से कठिन से कठिन क्वेश्चन को एकदम हलवा बना देंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये केवल इसके कारण ही हुआ है। समझ रहे हो? ज़मीन से पहले पैर रखो तब आसमान में उड़ना। ठीक है बेटा, इस तरीके से हो गया। चलो आगे लिखिए। तो इस तरीके से हम कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आगे लिखेंगे। लिखिएगा बेटा, बहुत आसान है। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ R in AP, then find its बताइए कैसे हो? बहुत आराम से निकाल सकते हो, बहुत आराम से। 22nd टर्म क्या होगा? T22 इज इक्वल टू A प्लस 21D। तो क्या होगा बेटा? A कितना है? 1 प्लस 21 और D कितना है? 3। तो 21 इंटू 3 63 और 1 64। ये हमारा 22वां टर्म है। ठीक है, 46 टर्म की बात कर रहे हैं, तो 46 टर्म होगा A प्लस 46 से पहले 45 इंटू डी। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है जिससे शुरुआत हो रही है? 1 प्लस 45 डी, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 3। तो 1 प्लस 3 5 15, 3 चौको 12 और 1 13, 135 में 1 जोड़ोगे 136। ये हमारा 46 टर्म है। 632वां पद, 632वां पद क्या होगा? A प्लस 631 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 प्लस 631। डी कितना है बेटा? डी है 3। 1 प्लस 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6 18, 1893 में 1 जोड़ोगे 1894। ये 632वां पद हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते। आया बेटा समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत आराम से चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से चलते चले जा रहे हैं। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन मैं करूँ, मैं अगर बात करूँगा विच टर्म ऑफ द AP इज़ 64। बताइए, ये हम कहना चाह रहे हैं कि इस AP का कौन सा टर्म 64? तो इसका आंसर होगा 22। विच टर्म का मतलब कौन से नंबर पर। जैसे मैंने कहा विच टर्म ऑफ द AP इज 10, मतलब 10th टर्म नहीं पूछ रहे, 10 कौन से नंबर पर? 4। तो वो उसको ऐसे ही पूछते हैं, विच टर्म ऑफ द AP इज 10, तो कौन क्या है? 4। विच टर्म ऑफ द AP इज 7। तो ऐसे ही कभी अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछ दें विच टर्म ऑफ द AP, तो आप क्या करोगे? आराम से कैलकुलेट करोगे। अरे वे बहुत मज़ा आना है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज की शुरुआत है। देखो तो कहाँ से हम कहाँ पहुँचाएंगे तुमको। लिखेंगे आगे, विच टर्म ऑफ द AP is 148, 50, 49, 47, 46, 26,
बताओ कौन सा नंबर वाला टर्म आपका 148 है। इस क्वेश्चन में बताना है इस एपी का कौन सा पद 148 है। जल्दी से बताइए। कैसे होगा बेटा, क्या करेंगे? बहुत इजी। इस एपी का कौन सा टर्म 148 है ये बताना चाहते हो तो एक तो बेसिक तरीका है कॉन्सेप्चुअल, एक तो कॉन्सेप्चुअल मेथड है, और दूसरा हमारे पास एक टेक्निक भी है जिससे आप निकाल सकते। ठीक है बेटा? नहीं, आपको 148th टर्म नहीं निकालना है, आपको 7th टर्म का नंबर बताना है। ये 148 कौन से नंबर पर ये बताना है, इस एपी में किस नंबर पे पड़ रहा है। 148th टर्म नहीं बताना है, इस एपी का कौन से नंबर पर 148 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे लेट द nth टर्म, माना nवां पद 148 है, nवां पद कितना है 148। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह रखोगे 148, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3, कितना जोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं 3, तो यहाँ से 1 माइनस करोगे 147 n माइनस 1 इंटू 3। समझ में आया ना? 148 में 1 माइनस हो जाएगा 147, और यहाँ से क्या बात करेंगे n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 147 बटे 3, 3 चौको 12, 2 3 नंबर 27, n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, n इज इक्वल टू 49, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस का 1, 49 में 1 जोड़ोगे 50, 49 में 1 जोड़ोगे 50। इसका मतलब कौन सा 50th टर्म, इसका मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 50th टर्म क्या होगा हमारा 148 होगा। जो इधर सेकंड नंबर पे 4 है, थर्ड नंबर पे 7 है, वैसे ही आपका 50th नंबर पे 148 होगा। तो ये आपका आंसर होगा ए पार्ट। आइए दूसरे मेथड से बात करेंगे। दूसरा मेथड है हमारे पास ट्रिक वाला मेथड। इसमें क्या करना है ज़रा सीखिए। इस ट्रिक वाले मेथड में क्या करोगे ज़रा समझो। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन दिया हो, ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, तो आप तुरंत निकाल लोगे। जिसकी बात कर रहा है कि ये कौन सा टर्म है, आप क्या करना उसमें फर्स्ट टर्म को माइनस करना, कितना होगा 147, और डिवाइड कर देना कॉमन डिफरेंस से। कितना कॉमन डिफरेंस, और ऑलवेज प्लस 1 लो निकल आया। कट करो 3 चौको 12, 2 3 नंबर 27, 49 और 1 50। देखो वही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, कभी भी आपसे बोला जाए विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, तो क्या करोगे आप उसमें किसको माइनस करोगे फर्स्ट टर्म को, और डिवाइड किससे करोगे कॉमन डिफरेंस से, और ऑलवेज प्लस 1 करोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी से बताओ इसको, तुरंत बताइए आंसर, ऐसे ऑप्शन नहीं दे रहे, तुरंत बताइएगा। विच टर्म ऑफ द एपी बताओ इस एपी का कौन सा पद आपका 77 है। बेटा इसमें समझो, मतलब समझो यार, हम आपको 77वां पद नहीं पूछ रहे हैं, 77 टर्म नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं किस नंबर पर 77 आएगा। बताओ क्या करोगे, 77 में 2 को माइनस करोगे 75, ऑलवेज डिवाइड करोगे कॉमन डिफरेंस से, और प्लस 1 करना है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 26, यानी इसका 26वां पद 77 होगा। और चाहो तो निकाल लो 26वां पद, देखो 77 आएगा। a प्लस 25 इंटू डी, फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस 25 और डी कितना है 3, देखो 25 3 75 और 2 77। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो समझो सवाल का मतलब समझिए। चलिए ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट।
नोट करके लिखेंगे। चलो एपी की जो मैंने बताया था डिफरेंस सेम रहता है, उस पर एक और चीज़, अगर मैंने आपसे कहा साइन ए माइनस बी डिवाइड में कॉस ए कॉस बी, अगर इसकी बात करेंगे ज़रा समझिएगा, साइन ए माइनस बी, और ये ट्रिग्नोमेट्री का है वैसे, ठीक है, ये होता है 10। यहाँ पर एक खास बात है, साइन के आगे जो दो एंगल माइनस हो रहे हैं, ये दो माइनस हो रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो, उन्हीं दोनों का कॉस नीचे होना चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा, दोनों कॉस हो या दोनों साइन। सर इससे क्या है, अभी बता रहे हैं, परेशान हो, एपी की चीज़ पढ़ा रही, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं चलेगा, यूज़ हो रहा है। इसको लिखेंगे 10 पहले वाला एंगल माइनस 10 दूसरे वाला एंगल, ये आपको ध्यान रखना, 10a माइनस 10b। अब अगर हम इसको समझाना भी चाहें कैसे हुआ तो समझा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे, ज़रा देखेंगे। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, साइन a माइनस बी कॉस a कॉस b, क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे इसको लिखोगे साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b डिवाइड में कॉस a कॉस b। फॉर्मूला होता है, अलग अलग जब डिवाइड करोगे, साइन a कॉस b डिवाइड में कॉस a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइड में कॉस a कॉस b। हो गया बेटा। यहाँ पर कॉस b से कॉस b कैंसिल होगा बेटा, कॉस a से कॉस a कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan a होगा, साइन अपॉन कॉस tan b होगा। बना कि नहीं बना बताओ, हो गया। इसी तरह से एक और चीज़ है, साइन a माइनस बी डिवाइड में साइन a साइन b। अगर ऐसा लिखा हो तो इसमें क्या होगा, इसमें सुन लीजिएगा क्या होगा बेटा, देखो इधर, इसमें कॉट लिखते हैं, कॉट पहले वाला कॉट, क्या लिखोगे, कॉट b माइनस कॉट a, ये ध्यान रखें। सर इसका क्या यूज़ है, अभी बता रहे हैं, मज़ा आ जाएगी। देखो कैसे, रब करें इसको, एक क्वेश्चन हमने दिया है, नोट कर लिया इसको दोनों, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे एक क्वेश्चन, लिखेंगे if a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 कॉमा an आर इन AP with common difference D, then the value of sin D sec A1 sec A2 sec A2 sec A3 dot 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 sec an माइनस 1 sec an। ऐसा जेईई मेन में भी सवाल आया हुआ है, और एक बार कॉसेक A1 कॉसेक A2 इस तरीके से हो जाता है, ये जेईई मेन का सवाल है। और इसी तरीके से यहाँ पे कॉसेक कर दोगे तो ये इस बार निम्न सेट में भी पूछा गया क्वेश्चन, जबकि ये क्वेश्चन जेईई मेन का है। तो इसको लिखेंगे साइन डी, देखो इधर बेटा कैसे करेंगे, साइन डी, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस A1 कॉस A2, इसको भी लिख दिया सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस A2 इंटू कॉस A3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस an माइनस 1 इंटू कॉस an। साइन डी का जब मल्टीप्लाई करोगे, साइन डी का मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले में भी कॉस A1 कॉस A2 प्लस साइन डी का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कॉस A2 कॉस A3 डॉट 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 डॉट, इधर कितना होगा साइन डी डिवाइड में कॉस an माइनस 1 इंटू कॉस an। ये मतलब निकालना हम यहीं से चालू कर दिए, ठीक है।
आपको ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन दूसरे सवाल में दे देंगे। तो ये बताइए डी को क्या लिख सकते हैं, पहले मुझे बताओ। कॉमन डिफरेंस को क्या लिख सकते हो आप? इसी एंगल के टर्म में लिखो, क्या लिख सकते हो? A2 माइनस A1 लिख सकते हो, बोलो। और इसको लिख दो cos A2 पहले लिख दो और इंटू cos E1। इसको क्या लिख सकते हो? जैसे डी को इसी के हिसाब से लिखना, साइन क्या लिख सकते हो? A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा cos A3 इंटू cos A2। डॉट 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 डॉट, इधर कितना होगा? साइन, इधर कितना होगा? an माइनस जस्ट उससे पहले वाला n माइनस 1 डिवाइड में cos an इंटू cos an। ठीक है, इतना जरा नोट कर लीजिएगा, इतनी बात समझ लीजिए, इतनी बात को आप समझ लीजिए। अब इसके आगे और कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा बोलो? यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको अभी बताया था, देखो क्या लिख सकते हैं? 10 पहले वाला एंगल माइनस 10 दूसरे वाला एंगल प्लस कितना होगा? 10 A3 माइनस 10 A2 प्लस डॉट 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 कितना होगा? 10 an माइनस 10 an माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो जरा, ये रिपीट नहीं हो रहा है। A1 एक ही बार है, देखो अभी देखो A2 आएगा, देखो 10A2 10A3 इसके बाद आएगा। यानी इसके आपकी अगर बात करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल। देखो ये वाला टर्म किससे कैंसिल हुआ? अपने पहले वाले से। और ये वाला किससे होगा? अपने बाद वाले से। तो सारे कटते चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद वाला अगर बात करेंगे तो जान दो यहाँ पे क्या लिखा होगा? प्लस के बाद इसके बाद वाला क्या लिखा होगा? देखो A2 A3 क्या लिखा होगा? 10A4 माइनस 10A3 लिखा होगा। देखो तो देखो ये वाला 10A3 देखो कट गया इससे, तो सारी कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। तो ये किससे कटेगा? अपने पहले वाले से। और ये वाला किससे कटेगा? अपने बाद वाले से। तो ये अपने बाद वाले से बाद वाला है नहीं, तो ये कट जाएगा। 10an का टर्म बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? क्या बचा? यहाँ पे क्या बचेगा? 10an माइनस 10a1। तो जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा उसी को टिक लगा दूंगा। और इसको दूसरा भी तो लिख सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल है, मान लीजिए ऑप्शन बना दें तो जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा वही लगा दूंगा। समझ में आया बेटा? इसको देखो कितनी गजब का कमाल का क्वेश्चन है, बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन ये देखा जाए तो एक नॉलेज होनी चाहिए तो फिर ये क्वेश्चन हो पाए। इसको 1/cos लिख दिया, इसको 1/cos लिख दिया, इसको भी सेक को 1/cos लिख दिया, इसको भी 1/cos लिख दिया, इसको भी 1/cos, इसको भी 1/cos। साइन डी का अंदर मल्टीप्लाई सब में कर दिया। इसे डी को हमने A2 माइनस A1 लिख दिया, इसे डी को हमने A3 माइनस A2 लिख दिया, इसे डी को हमने an माइनस 1 लिख दिया। अब ये आपका ये वाला फंडा बन गया, इससे ये लिख दिया। अब ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाए, ऐसे धीरे धीरे बीच के सारे टर्म करते जाएंगे। ये कैंसिल अपने जस्ट पहले वाले से, जैसे इसमें किससे कैंसिल हुआ? जस्ट पहले वाले से। तो ये भी अपने जस्ट पहले वाले से कैंसिल होगा, लेकिन ये अपने बाद वाले से बाद वाला है नहीं, तो ये बच जाएगा। और वो ये 10A1 बच जाएगा, क्योंकि ये 10A1 जो है दोबारा नहीं आएगा। A2 A3 और ये A2, तो ये बचा और ये बचा। तो ये आपका आंसर आएगा। जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा उसी को आप टिक लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे कॉसेक साइन डी कॉसेक A1 कॉसेक A2 प्लस कॉसेक A2 कॉसेक A3 डॉट 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 कॉसेक an माइनस 1 कॉसेक an।
बताइए इसमें कैसे होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। यही सवाल आया रहा होगा, आया था ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, जबकि ये जेईई मेन का सवाल। जेईई मेन का अगर आपने सॉल्व कर ली पेपर और उसके हिसाब से पढ़ाई कर दी, तो अगर आप निम्न सेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आराम से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक से हम उठाते हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं, तो कुछ छूट नहीं रहा है और एक्स्ट्रा आप नॉलेज मिल रही है। तो आप बताइए इसको कैसे किया जाएगा, इसको कैसे किया जाएगा बताइए। कैसे किया जाएगा बताओ, इसकी वैल्यू बतानी है, बताओ। A1, A2, A3, AN ये AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस D है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरीके से अगर आप समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे बेटा, इसको साइन D का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या लिख देंगे 1/sin लिख देना डायरेक्ट। ये भी 1/sin, ये भी 1/sin, ये तो होगा। इधर भी 1/sin हो जाएगा, ये भी 1/sin, और sin D का गुणा हो जाएगा, तो sin D डिवाइड में sin A2 और sin A3 डॉट 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 डॉट, और ये कितना होगा 1/sin D डिवाइड में sin AN-1 और sin AN। इधर कितना होगा बेटा sin, इसको इसी दोनों एंगल के टर्म में लिखो। A2 माइनस A1 लिखने के लिए A3 माइनस A2 भी लिख सकते हो, लेकिन फ़ायदा तभी होगा ना जब इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर रहे। तो हम D को A2 माइनस A1 लिखेंगे, और इस एंगल A2 वाले को पहले लिख दिया और A1 वाले एंगल को बाद में लिख दिया। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। इसी तरह से इधर कितना होगा sin A3 माइनस का A2 डिवाइड में sin A3 इंटू sin A2 डॉट 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 प्लस कितना होगा sin AN माइनस sin AN-1 डिवाइड में sin AN इंटू sin AN-1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, क्या बताया था, sin A sin B। इसको लिखेंगे cot, ये बाद वाले एंगल को पहले लिखोगे, माइनस का cot A, ये वाले पहले एंगल। तो यहाँ पर लिखोगे cot A1 माइनस cot A2, इसको लिखोगे प्लस cot A2 माइनस cot A3 डॉट डॉट डॉट, इधर कितना होगा cot AN-1 माइनस cot AN। तो ये cot A2 से cot A2 कैंसिल हो गया। इसी तरह से सब कटते चले जाएंगे। ये वाला किससे कट रहा है, अपने ये वाला जो है बाद वाले से कटेगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा A2, इसके बाद वाला क्या होगा A3 माइनस cot A4। देखो ये अपने बाद वाले से कटेगा, तो इधर वाला टर्म अपने बाद वाले से कैंसिल होना है। तो इधर वाला बाद वाला है नहीं, और इधर वाला टर्म क्या होगा अपने पहले वाले से। देखो ये वाला किससे कैंसिल, अपने पहले, तो इससे पहले तो कोई टर्म है तो ये कट जाएगा, उससे कटते चले जाएंगे सब, तो केवल ये बचेगा और ये बचेगा। यानी आंसर आएगा cot A1 माइनस cot AN। और पहले वाले में आंसर कितना था, tan A1 माइनस tan A1। इसका मतलब ये है फर्स्ट और लास्ट ही बचेगा, सब कट जाएंगे। तो क्यों ना इसका आंसर अगर आप याद कर लें तो ठीक रहेगा भाई। अगर आप सेक वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे तो मान लीजिए सेक वाले में यही तो आ रहा था आंसर, ठीक है। तो सेक में याद रखेंगे 10 में आएगा, और ऐसे याद रखूँगा ना 10 मतलब साइन के डिवाइड में क्या आएगा, कॉस आएगा कि नहीं आएगा। तो जब सेक लिखा है, सुन लो जरा, जब सेक लिखा है तो उसका मतलब डिवाइड में कॉस होगा, तो उसमें 10 में आंसर होगा। जब कॉस एक लिखा है तो डिवाइड में क्या होगा, साइन आएगा। कॉट थीटा के डिवाइड में क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा। मतलब अगर इस टाइप के सवाल अगर हमारे सामने बनते हैं तो आज के बाद हम ये ध्यान रखेंगे, दोनों को हम लिख दे रहे हैं कि कैसे है, तो ये हमारे लिए काम आ सकता है, क्योंकि दूसरा इसके जैसा सवाल नहीं बन सकता। यही एक यूनिक क्वेश्चन है। दूसरे में हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये साइन डी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ साइन के लिए ही होती है और कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, रब करें इसको, तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके लिख सकते हैं एफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN R in AP with common difference D, with common difference D। उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D। और देखो दोनों में बचना एक पहला और लास्ट ही है, आप देख लो, क्योंकि बीच वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं, पहला बचता है और लास्ट वाला बचता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट। अब देखो इसके हम सवाल आपको ऐसे घुमा के देंगे ना कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखिए साइन डी सेक A1 सेक A2 सेक A3 A2 सेक A3 सेक A3 डॉट 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 सेक AN-1 सेक AN। दो ही टर्म दिए हो, कोई दिक्कत नहीं, तीन ही, दो ही टर्म दिए हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर पहला बचेगा और लास्ट एंगल बचेगा, पहला एंगल और लास्ट एंगल बचेगा। सेक का मतलब इसे 1/cos, cos डिवाइड में जाने का मतलब 10 के डिवाइड में होता है cos, तो इसको लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, AN-10 A1। देखो कई बार चीज़ पढ़ने से हमें अच्छे से याद हो जाती है, इसलिए आप इसको देख सकते हैं 10 AN-10 A1। जेईई मेन का सवाल है भैया, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जेईई मेन में 2020 में आया तो ये किसी, अरे भैया ये ML खन्ना में है, हमारे जो लेक्चर हैं इस वाले लेक्चर में नहीं बताया, लेकिन हमेशा हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर सेकेंड, साइन डी कितना होगा, कॉसेक A1 कॉसेक A2 कॉसेक A3 कॉसेक A4 डॉट 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 कितना होगा, कॉसेक AN-1 कॉसेक AN कितना होगा, कितना होगा, कॉट A1 माइनस कॉट। अभी टेस्ट लेंगे तो उसमें हम देंगे ऐसा सवाल, कॉसेक तो आंसर कॉट में होना है। देखो कुछ ना कुछ याद करने के लिए ऐसी तरीका बनाया जाता है जिससे वो हमें याद बना रहे। अब देखो इधर, इसके लिए मान लीजिए कभी अगर भूल गए तो थोड़ा सा एक टेक्निक है, देखो इधर क्या है, जैसे कभी भूल गए तो ये ध्यान रखना है, आपको -1 की जगह लगाना है। ठीक है, देखो इधर एक ट्रिक बता रहे हैं, देखो आप थोड़ी देर के लिए फील करो
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है बताओ? 10 होता है कि नहीं होता है? तो आप एक प्रकार से लास्ट वाला जो एंगल होगा उसका स्क्वायर करो और एक प्रकार से फील करेंगे सेक स्क्वायर एक्स की तरह समझेंगे उसका। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लास्ट वाले एंगल की बात करो, इसको एक्स बोलो, एक्स बोलो इसको। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? तो 10x, तो उसी को लिख दो an। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर लास्ट वाले का कितना होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस कॉट an। अब बचा कौन? इधर प्लस कर दिया, ये मैंने क्या कहा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और दूसरा एंगल कौन है? a1, और ये क्या है? कॉट, सॉरी an लिखना है, a1। देखो चेक करो ये है कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं बेटा, इसको जरा देखे ना, ये देखो 10an-1, और ये देखो उसको देखो, कॉट a1 पहले लिखोगे, कॉट वो तो बन जाएगा वही ना। मतलब कभी कन्फ्यूजन ना हो, आप भूल ना पाओ, इसके लिए हमने क्या किया, एक आपके लिए तरीका बनाया, स्टाइल। मैंने कहा ना भैया, अगर मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया तो प्लस दूसरा लिखना। मैंने कहा दोनों माइनस नहीं हो सकते, अगर मैंने b यहाँ पे लिखा तो यहाँ माइनस लगाना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस। समझ गए ना बात को? दो टर्म है, एक जगह माइनस तो दूसरी जगह प्लस, एक जगह प्लस तो दूसरी जगह माइनस, और दूसरे टर्म, तो दो टर्म है हमारे कौन? एक a1 और एक an। हम हमेशा शुरुआत an से करते हैं, ठीक? तो आप कैसे भूल कैसे नहीं पाओगे? आप इसको x समझ लेना। क्या समझ लेना? x, लास्ट वाला जो है वैल्यू ये x समझ लीजिए, तो इसे आप स्क्वायर कर दीजिए इसका, ठीक है? तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 10x, तो x की जगह उसी an को लिख दीजिए। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस कॉट an, ठीक? अब बचा कौन? a1, तो उसे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस a1 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे प्लस, और बचा कौन? उसी में लिखना कॉट, तो कॉट के आगे लिखना है a1। जो बच रहा है a1, पहले वाले में 10 लिखा है तो उसे 10 के ही आगे लिखना है, ठीक? अब कोई दिक्कत? अगर ऐसे नहीं याद है, अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है ना बेटा? क्या होता है? 10x होता है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स होता है। ये हमने इसलिए बता दिया कि आपका आंसर अब कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब याद रखो, 10an माइनस 10a1 और कॉट a1 माइनस कॉट an, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो ऐसे ही तुम इसे याद कर लो, ठीक है? क्लियर है? जी मीन 2019 में क्वेश्चन आया है, उसको बताएंगे, लेकिन पहले हमें एक क्वेश्चन बताने दीजिए। इफ द 7th term of NAP is 0, then the ratio of 19th term to the 20th term. उन्नीसवें पद का 25वें पद के साथ अनुपात, मतलब हमें क्या बताना है? T9/T25 बताना है। कितना आएगा? ठीक है बेटा, कैसे हो? मजा आ जाएगा। देखो जरा, 19th और 25th टर्म का रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहले ये बताइए, 7th टर्म हमें 0 दिया हुआ है ना, तो T7 मैंने किया 0। पहला मेथड कॉन्सेप्चुअल, दूसरा मेथड तो हम ऐसे निकालेंगे, आप देख के परेशान हो जाओगे ये क्या कर दिया सर ने। 7th टर्म 0 होगा तो a + 6d = 0 होगा बेटा, तो a = क्या होगा? -6d होगा कि नहीं होगा?
तो 19th टर्म हो जाएगा a प्लस 18d डिवाइड में 25th टर्म होगा a प्लस 24d। स्मॉल a की जगह -6 रखो, कितना होगा -6d प्लस 18d हो जाएगा। स्मॉल a की जगह रख दिया वहाँ पे, यहाँ पे भी a की जगह -6d रख दो, प्लस का 24d और 18 में 6 घटाओगे 12d बटे 24 में 6 जाएगा 18d, d से d के 6 दूनी 12 6 18, 2/3 आंसर। बोलो ट्रिक बता दें, मेथड 2 ट्रिक बता दें सर। इस टाइप सवाल आते हैं, अरे भैया हम प्रूफ दे रहे हैं, अभी जेईई मेन का क्वेश्चन है। देखिए इधर आप ये बताइए सबसे पहले 19th और 25th का रेशियो आपका 2/3 आ रहा है, डिटेल में समझ में आ रहा है। अब देखो ट्रिक के द्वारा कैसे आएगा। आप एक कोई टर्म 0 दिया होना चाहिए, कोई भी टर्म दिया हो, चाहे 6th टर्म हो, चाहे 7th टर्म हो, चाहे 9th टर्म हो, कोई भी एपी का एक टर्म अगर 0 दिया है, उसके कोई भी 2 टर्म का रेशियो हम तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे तुरंत निकालें, बोलो क्या करेंगे। देखो इधर कौन सा टर्म 0 दिया है, 19 में 7 घटाओ, इस बटे का जो 19 लिखा है नीचे जो डी के नीचे, इस 19 में 7 घटाओ, ऊपर लिख दो। 25 में 7 घटाओ 18, लीजिए आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया बेटा। आज के बाद अगर कोई भी आपको टर्म 0 दिया है, उसके कोई भी 2 पदों का अनुपात बहुत चुटकियों में निकाल सकते। इसमें इसको माइनस किया अपॉन इसमें इसको माइनस किया, लो आ गया रेशियो। मान लीजिए अगर मैंने कहा इसका 9th टर्म 0 है, इसके 21st और जो है 30th टर्म का रेशियो क्या होगा, तुरंत आ जाएगा। T21 और T30, बोलो तुरंत बताओ। 21 में 9 गया 12, 30 में 9 गया 21, 3 चौको 12, 3 7 21। सर ऐसे सवाल आते हैं, अरे भैया आते हैं, आइए जेईई मेन का सवाल लेते हैं, ऐसे थोड़ा ना बता रहे। कल वाली क्लास तो और ज़्यादा मज़ेदार होगी, मिस ना कर देना, उसमें तो बहुत गजब गजब क्वेश्चन जी एडवांस लेवल तक के बताएंगे। लिखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन 2019 का है, जो कि शिफ्ट 2 में पूछा गया था। 11 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया, यानी इवनिंग वाला जो शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट होता है 2 से 5, उसमें पूछा गया। क्वेश्चन में कह रहा है if 19th term of a non-zero AP, 9वें पद जो है किसी AP का 0 है, तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है then its 49th term divided by 29th टर्म इज, बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 4/1, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 3/1, चौथा ऑप्शन है 2/1। बताइए क्या होगा। तुरंत हो गया कि नहीं हो गया। देखो मजा आई। 49 में 19 घटाओ, 49 में 19 घटाओ 30, 29 में 19 घटाओ 10, 0 0 कैंसिल, 3/1। देखिए है मज़ेदार कि नहीं। जेईई मेन का सवाल तुरंत हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। ऐसे ही अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरा आसमान छूना बाकी है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। हो गया ना बेटा 3/1। तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम दूसरा लेक्चर बताएंगे।